हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबसे शेयर करूंगा जापान वीज़ा का प्रोसेस। तो जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मतलब कुछ चीज़ें हाइड करनी पड़ती हैं तो वरना यूट्यूब पे इशू हो जाता है। तो ये देखो, मेरा 5 साल का जापान वीज़ा मल्टी एंट्री लग गया, ठीक है, 2024 से 2029 तक, राइट। तो अब आते हैं कि ये कैसे। तो देखो, सबसे पहले मैंने लगवाया है इसको चंडीगढ़ से, मतलब वाया दिल्ली एम्बेसी से। जो एम्बेसी ऑफ जापान है दिल्ली, उससे लगेगा। पंजाब में मैं रहता हूँ, तो जो सबसे पास में को पड़ता है वो चंडीगढ़, जलंधर वाला बंद है इस टाइम, जो वीएफएस का सेंटर है। तो जापान वीज़ा वाया वीएफएस लगता है आपका, डायरेक्ट नहीं लगवा सकते। जो डिप्लोमेटिक होता है या ऑफिशियल होता है, सिर्फ वो लगता है वहाँ से, डायरेक्ट एम्बेसी से। तो उसके अलावा आपको वीएफएस से ही लगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको वीज़ा चाहिए। सबसे पहला आपको क्या क्या चाहिए, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपका करंट पासपोर्ट, उसके अलावा आपका अगर कोई भी पुराना पासपोर्ट है वो चाहिए। करंट जो पासपोर्ट है उसके बायोमेट्रिक पेजेस की फ़ोटोकॉपी चाहिए, मतलब कि फ्रंट और जो बैक होता है जिसका एड्रेस होता है, उन दोनों की चाहिए। उसके अलावा जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप जापान एम्बेसी से मतलब उससे बीएफएस की साइट पे जाओगे तो उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो वहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड फॉर्म आता है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ठीक है। उसको आपको भरना है। उसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपका आता है उसमें एड्रेस अगर आएगा, तो अगर आप जापान जा रहे हो मल्टीपल सिटीज़, जैसे हमारा प्लान है जैसे टोक्यो, ओसाका, क्योटो, नारा, हिरोशिमा जाने का। तो जब जब हम जाएंगे तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, तब शेयर करूंगा एग्जैक्ट प्लान। तो रफली ऐसे है। तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल होटल्स होंगे, तो आप वहाँ भरोगे कौन सा, आप सिर्फ फर्स्ट वाला भरोगे जो फॉर्म होगा उसके अंदर, फर्स्ट एंट्री आपकी जो भी है, ठीक है, वो आपको भरना है। और ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ है 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ जो है वो 2x2, मतलब 2 इंच की चाहिए, 45 mm और 45 mm की जो बड़ी वाली फ़ोटो होती है वो वाली चाहिए पासपोर्ट साइज़, जिसमें आई थिंक 80% समथिंग आपका फेस कवर कर रहा हो, वाइट बैकग्राउंड हो, कोई एक्सप्रेशन ना हो, कोई हेड गेयर ना हो, अनलेस कोई रिलीजियस आपका रीज़न है जैसे सिख वगैरह, वो डाल सकते हैं टर्बन। तो ये होगी आपकी फ़ोटोग्राफ। उसके अलावा आप चीज़ें क्या चाहिए, देखो अपनी 3 मैंने जो लगाया था आपको बताता हूँ। वहाँ जो मांग रहे हैं वो तो काफ़ी कम चीज़ें बोलते हैं, आईटीआर वगैरह बोलते हैं, 2 चीज़ें बोलते हैं। आपको एग्जैक्ट बताता हूँ मैंने क्या डाला था। तो जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मैंने अपनी 3 सैलरी स्लिप डाल दी, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब एनओसी के अंदर एक चीज़ हुई थी वहाँ गड़बड़, जो मेरे को वहाँ जाके नया मंगवाना पड़ा था पूरी, मतलब मेरा, मेरी वाइफ का, मेरा फ्रेंड, हम सब ने इकट्ठे लगवाया था। तो जो मेरे को वहाँ करना पड़ा, देखो मेरी जो कंपनी है वो है बेंगलोर में रजिस्टर्ड, मतलब जो उनका एनओसी लेटर है उसमें बेंगलोर का एड्रेस आता है नीचे, राइट, कर्नाटका का। तो वो पड़ जाता है अलग कॉन्सुलेट के अंडर, आई थिंक चेन्नई के अंडर या बेंगलोर के अंडर पड़ेगा, आई थिंक चेन्नई के अंडर पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो एनओसी लेटर है, एनओसी क्या होती है कि ये बंदा जो है हमारा, ये इस डेजिग्नेशन पे है और ये इतने से इतनी डेट तक छुट्टी पे जा रहा है, तो इसको हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप मतलब इसको वीज़ा अलाउ कर दो। उसमें एक चीज़ और लिखवा लेना ज़रूर भाई याद से, जो वहाँ पर बीएफएस वाले तंग करते हैं, मेरे को नहीं पता कि एम्बेसी वाले करेंगे या नहीं, पर शायद करते ही होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त का जो वीज़ा है, मेरा तो नहीं गया, लेकिन मेरे दोस्त का वीज़ा चेन्नई चला गया, मतलब जो पासपोर्ट है वहाँ से लगने के लिए, तो मे भी उसके कारण हुआ। तो एनीवेज उसमें ये ज़रूर लिखवा लेना कि ही इज़ रिमोट, जैसे मैं अब पंजाब में रिमोटली वर्क कर रहा हूँ, तो ये ज़रूर लिखवा लेना कि ही इज़ रिमोटली वर्किंग फ्रॉम हिज होम इन पंजाब। तो ताकि उनको ये पता चल जाए कि इसी कॉन्सुलेट के अंडर या फिर एम्बेसी के अंडर आ रहा है, दिल्ली वाले रीजन के अंडर। तो सबका ऐसा ही है, जैसे आप बॉम्बे भी अगर आप हो या कहीं पे भी हो आप किसी शहर में, तो ये ज़रूर देख लेना अगर आपकी लोकेशन लगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, वरना वहाँ बैठ के आपको करना पड़ेगा। और जो एचआर होते हैं बड़ी कंपनीज़ को इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं करते, 2-3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपकी अपॉइंटमेंट वेस्ट चली जाएगी। एनीवेज तो ये चीज़ का ध्यान रखना है एनओसी के अंदर। उसके अलावा मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न डाली थी 1 साल की, ठीक है, लोगों ने लिखा हुआ 3-3 साल डालो ये वगैरह, आई डोंट नो, मैंने 1 साल की डाली थी। और उसमें एक्नॉलेजमेंट जो भाई मैंने पूरी 34 पेज की थी मेरी, वो नहीं, तो वीवीएस वाले कहते हैं कि नहीं जो फर्स्ट वाला पेज होता है ना वो दो, तो एक्नॉलेजमेंट होती है जो बेसिकली उसके अंदर फर्स्ट में जो डिटेल होती है वो वाला डाल देना याद से। उसके अलावा मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट डाल दी थी 3-4 महीने की, मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे जो कवर लेटर में आपको समझाऊंगा बाद में। उसके अलावा मैंने अपनी एफडी 2-3 डाल दी थी, तो मैंने 20 लाख रुपए वैसे शो कर दिए थे। उसके अलावा कन्फर्म फ्लाइट टिकट, आप देखो जापान का वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाए तो आप फ्लाइट टिकट का क्या करोगे, राइट, क्योंकि अगर नॉन रिवर्सेबल ही आप कराओगे रिफंडेबल, तो करना क्या है यार, dummyticket.com वगैरह, या डमी टिकट आप सर्च करोगे ना गूगल पे, तो उसमें आती है, मैंने जहाँ से करा आपको बताता हूँ, डमी टिकट वेबसाइट ही है, उसका नाम ही डमी टिकट है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आती है वीज़ा के लिए, तो वो आपसे डेट पूछेंगे और आपसे पूछेंगे प्लान आपका कहाँ से कहाँ तक का है, तो उसके अंदर आप जाके डमी टिकट वहाँ से ले सकते हो। आई थिंक 1200 रुपये की पर पर्सन पड़ती है, तो मेरे को इतनी पड़ी, पर वो 2 दिन पहले आती है, क्योंकि उनको शायद कैंसिल करना होगा या जो भी उनका प्रोसेस है, तो 2 दिन पहले वो आपके पास आएगी। जैसे मेरी 24 को अपॉइंटमेंट थी, तो मेरे को 22 को आई थी, सुबह आ गई थी, और वो बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब कोई इशू नहीं है। एक्चुअल आई थी, जैसे आई थिंक इतिहाद या एमिरेट्स किसी एक की फ़्लाइट टिकट्स थी, तो वो आती है, एक्चुअल टिकट्स होती है, वो बाद में कैंसिल कर देते होंगे हफ्ते के बाद, तो इसलिए वो बिल्कुल ही आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट से 2 दिन पहले भेजते हैं।
तो वो करवा लेना। तो मतलब टेंशन मत लेना, मैंने एक्चुअली VFS वालों से पूछा हुआ है, मेरे पास मेल पड़ी है उसकी कि मैं फ्लाइट टिकट एक्चुअल शो करूँ या डमी, तो मतलब कौन सी शो करूँ, तो उन्होंने बोला था कि डमी शो करो। ये VFS वालों की मेरे पास एक्चुअल रिप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना आराम से। तो ठीक है, ये होगी वो। उसके अलावा आपको होटल बुकिंग, तो वो तो booking.com या कहीं से भी करा सकते हो, वो तो कैंसिलेबल ही होती है यानी हाँ, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉपर जो भी आप आइटनरी बना रहे हो, ठीक है, वो भी बताता हूँ आपको। आइटनरी भी बनानी है तो उसके हिसाब से अपनी होटल बुकिंग करो, ठीक है, कि पहले 2 3 4 5 दिन जितने भी टोक्यो ओसाका जहाँ जहाँ भी जा रहे हो उस हिसाब से बुकिंग करो, राइट। उसके अलावा डे बाय डे आइटनरी आपको शो करनी है, ये ज़रूरी चीज़ है। तो उसके अंदर फॉर्मेट क्या है, बेसिकली एक्सेल खोलो, सबसे पहले लिखो डेट, उससे अगला वाला जो आपका कॉलम है उसके अंदर लिखो कि एक्टिविटी या फिर जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके आगे आप लिखो एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्ट ऐसे होगी कि जैसे लेट्स से 26 तारीख को मेरी है कि लैंड इन टोक्यो एंड मूव टू दिस होटल और चेक इन टू दिस होटल, और आगे होटल का एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर लिखना आपको, वो आपको मिल जाएगा। आप जहाँ से बुकिंग कर रहे हो उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर वो लिखना है। उसके आगे टू साइट सीइंग इन, पर ऐसे नहीं लिख देना रफली, मैंने जो ढूंढा तो मैं तो पूरा डिटेल में लिखा है कि ओके विजिटिंग दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस। तो ऐसे 5-6 जगह जो मेरा उस दिन का प्लान, मैंने तो एक्चुअल प्लान बनाया हुआ है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को बोल देना यार, मैं अलग से भेज भी सकता हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इतना। तो कि विजिटिंग दिस प्लेस, देन उसके आगे ये, फिर माउंट फूजी, उसके बाद टेकिंग शिनकानसेन टू ओसाका, तो पूरा मतलब प्रॉपर हेड टू हेड बनाया हुआ था। उसके आगे होटल जहाँ जहाँ रह रहे हो वो सारा मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, वो है। उसके अलावा हमारी जो कवर लेटर है उसके अंदर मैं वैसे ज़्यादा फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि एम्बेसी ऑफ जापान को टू मतलब डायरेक्ट करोगे कि टू एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली इंडिया, सब्जेक्ट के अंदर लिख दो अप्रूवल ऑफ माई टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन विद एम्बेसी ऑफ जापान, फिर डियर सर मैम आई जो भी आपका नाम है, ब्रैकेट में आपका पासपोर्ट नंबर, वुड लाइक टू विजिट जापान फॉर टूरिज्म बिटवीन जो भी डेट से जो भी डेट, एज एन इंडियन सिटीजन आई वुड रिक्वायर अ वैलिड टूरिस्ट वीज़ा टू एंटर जापान, दिस कवर लेटर वुड एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ माई ट्रिप एंड होपफुली मेक अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इशुएंस ऑफ वीज़ा टू मी, आई एम करेंटली वर्किंग एज जो भी आप कर रहे हो इन जो भी कंपनी आप कर रहे हो, एंड आई एम द बेयर ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ दिस ट्रिप, ओके, बिलो इज द हाई लेवल आइटनरी फॉर दिस विजिट। आगे मैंने लिखा हुआ जैसे 26 को मैं ये लैंड कर रहा हूँ, उसके बाद साइज को प्लेसेस में, मतलब क्योंकि डिटेल जो हमने वो आइटनरी में अलग से दी थी, इसमें हाई लेवल देनी है आपको, ठीक है, वो पूरा दो। उसके बाद आप लिख दो कि प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट माई टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन, तो उसके अंदर जो भी आपने दिया जैसे पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, रीसेंट पासपोर्ट, फलाना फलाना जो भी आपने दिया हो वो सब। और आगे लिख दो कि आई विल बी ट्रैवलिंग विद दीज पीपल, जैसे मैंने अपना नहीं, अपनी वाइफ का, अपनी बेटी का, अपने दोस्त का, उसकी वाइफ, उन सब की डिटेल यहाँ दी है, मतलब नाम, क्या रिलेशन है मेरे साथ और उनका पासपोर्ट नंबर, ठीक है। एंड में लिख दो कि आई ट्रस्ट यू विल फाइंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, इफ़ यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी फर्दर, तो माई डिटेल्स आर ऑलरेडी इन साइंड, सो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एंड सिंसियरली करके खत्म करो। ये आपकी है लेटर, ठीक है, ये इस तरीके से लिखनी है। इसके अलावा आपके लगी है डिमांड ड्राफ्ट। अब जैसे अगर आप VFS के थ्रू भी करोगे, राइट, तो जापान एम्बेसी की टूरिस्ट वीज़ा वाली फ़ीस है 500 रुपये, तो उसका ड्राफ्ट बनेगा एक अलग 500 रुपीज़, क्योंकि बेसिकली आप सोचो ऐसे कि वो जापान एम्बेसी को जाएगा, ठीक है, तो वो एक अलग बनेगा। दूसरा बनेगा आपका VFS का, हमने चंडीगढ़ से दिया था तो हम वापस कलेक्ट करने नहीं जा रहे थे यहाँ से, क्योंकि 250 किलोमीटर दूर है, तो हमने कुरियर की फ़ीस दे दी। तो मैंने दूसरा ड्राफ्ट जो बनवाया वो था 800 रुपये VFS की फ़ीस प्लस 550 रुपये आपकी है ये जो कुरियर करेंगे उसकी फ़ीस, बेसिकली ब्लू डार्ट से आता है आपका कुरियर। तो बेसिकली एक बना 500 का एम्बेसी की फ़ीस वाला और दूसरा बनेगा 1350 रुपये का, ठीक है। अगर आपको कुरियर नहीं करना तो आपका दूसरा 800 का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, और वो होंगे टू या इन फेवर ऑफ VFS ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पेएबल एट दिल्ली न्यू दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से बनवाने हैं आपको ड्राफ्ट्स, ठीक है जी। आप 3 भी बनवा सकते हो, एक 500 रुपये का, एक 800 रुपये का, 550 का, आपके ऊपर है। मैंने 2 बनवाए थे तो मैंने ये दे दिए। तो ये है। इसके बाद और क्या है ध्यान रखने वाली बात, बस यही थी मेन ध्यान रखने वाली बातें। तो मेरा वीज़ा लग के आ गया, 5 साल का है, मल्टी एंट्री है, तो वहाँ पर ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होती कि आपको मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री, क्योंकि जो एप्लीकेशन उसमें बस आप टूरिज़्म वाला डालते हो, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स हैं। इसके बाद तो अब एक्चुअल टिकट्स बुक करेंगे, फिर जब हमारा टूर शुरू होता है फिर आपको बताते हैं आगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। सॉरी यार, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक कंसेंट लेटर भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी वाइफ आप पे डिपेंडेंट है या आपका बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, मतलब आप उनका बेयर कर रहे हो सारा जो खर्चा है, तो उनकी जो कवर लेटर है उसमें भी लाइन लिख देना कि क्या है, आई विल बी बेयरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ हर और हिज और जिसकी भी ट्रिप। और एक कंसेंट फॉर्म देना होता है यार, मैं उसका भी आपको बताता हूँ। फॉर्मेट बेसिकली ये है कि आई
मतलब स्पॉन्सर कंसेंट फॉर्म या फिर आपका पेरेंट कंसेंट फॉर्म जो होगा उसमें ऐसे लिखा जाएगा आई कोमा आगे आपका नाम कि XYZ ब्रैकेट के अंदर की एप्लीकेंट स्पॉन्सर हेयर बाय कंसेंट दैट आगे फिर एक जो स्पेस होगी उसके अंदर नाम आएगा कि दिस पर्सन XYZ जो है ब्रैकेट में एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर अ जापान टूरिस्ट वीज़ा via the Embassy of Japan in New Delhi for traveling to Japan and I will sponsor his or her trip. फिर नीचे आएगी एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन मतलब फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, पासपोर्ट नंबर और उसके नीचे आएगा अलग से बना हुआ कि स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्पॉन्सर कर रहा हूँ अपनी बेटी का तो फिर मेरा आ जाएगा कि नेम ऑफ स्पॉन्सर, रिलेशनशिप ऑफ द एप्लीकेंट, रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट मतलब जैसे कि मैं फादर उसका, ठीक है। तो वो आएगा स्पॉन्सर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे दो, नीचे सिग्नेचर और डेट वो सब डाल दो। तो सॉरी ये मैं बताना भूल गया भाई, ये भी है चीज़, ये भी ज़रूर ध्यान से रखना। और चलो अब थैंक यू।